सोचिए, एक देश आज़ाद हुआ है लेकिन उसी समय उसका पार्टीशन हो गया। लाखों लोग विस्थापित हैं। प्रिंसली स्टेट्स अलग रहने की सोच रहे हैं और भाषाओं के आधार पर नए राज्यों की मांग उठ रही है। यही था इंडिपेंडेंट इंडिया का स्टार्टिंग पॉइंट। आज हम समझेंगे कि नेशन बिल्डिंग इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों थी। बिल्कुल। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं देता। ये पूछता है कि इंडिया ने यूनिटी और डाइवर्सिटी को साथ कैसे रखा, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस में कैसे बदला और डेवलपमेंट को केवल ग्रोथ ना मानकर वेलफेयर और इक्वालिटी से कैसे जोड़ा। चलिए चैप्टर का पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं। इंडिया ने 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट पर इंडिपेंडेंस हासिल की। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपना फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया, लेकिन फ्रीडम सेलिब्रेशन के साथ पार्टीशन की वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट भी मौजूद थे। इसलिए आज़ादी एक साथ खुशी, ट्रॉमा और भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मोमेंट थी। और नेशनल मूवमेंट की अनेक आवाजों के बीच दो ब्रॉड गोल्स पर सहमति थी। पहला, देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जरिए चलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट सभी के वेलफेयर के लिए काम करेगी, विशेषकर पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। यानी राजनीतिक फ्रीडम का अर्थ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी था। ये एग्जाम में लिखने योग्य पॉइंट है। अब आते हैं चैप्टर के सेंट्रल आइडिया पर। 3 चैलेंजेस। पहली चुनौती थी यूनिटी, इंडिया को यूनाइटेड रखना, लेकिन रीजनल लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटीज को दबाए बिना। दूसरी थी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना। तीसरी थी पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट और वेलबींग, न कि केवल कुछ प्रिविलेज सेक्शंस का इकोनॉमिक प्रोग्रेस। पहली चुनौती इतनी कठिन क्यों थी? इंडिया कॉन्टिनेंटल साइज और इमेंस डाइवर्सिटी वाला देश था। लोग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग कल्चर्स और रिलीजन्स फॉलो करते थे। पार्टीशन ने डिसइंटीग्रेशन के फियर्स को और बढ़ा दिया। सवाल था, क्या नेशनल यूनिटी के नाम पर रीजनल आइडेंटिटीज को रिजेक्ट किया जाएगा या उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा? दूसरी चुनौती को भी ध्यान से समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए, हर सिटीजन को वोटिंग राइट्स दिए और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाई। लेकिन केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना सफिशिएंट नहीं था। असली काम था ऐसी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस डेवलप करना जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अनुसार हो और सिटीजन्स को वास्तविक पार्टिसिपेशन दें। और तीसरी चुनौती थी डेवलपमेंट विद इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी का प्रिंसिपल रखा, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स और रिलीजियस कल्चरल कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन दिया तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वेलफेयर गोल्स रखे। इसलिए सवाल केवल इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं था। सवाल था, क्या पॉलिसीज पॉवर्टी इरेडिकेट करेंगी और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगी। तो क्या ये तीनों चैलेंजेस अलग अलग थे? पूरी तरह नहीं। यूनिटी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट इंटरडिपेंडेंट थे। अगर कोई रीजन या कम्युनिटी एलिएनेटेड महसूस करे तो यूनिटी कमजोर होगी। अगर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इंक्लूसिव ना हो तो वेलफेयर नहीं पहुंचेगा, और अगर रीजनल डिस्पैरिटीज बनी रहे तो नेशनल इंटीग्रेशन पर भी प्रेशर आएगा। अब पार्टीशन को समझते हैं। 14-15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन स्टेट्स बने। पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन था। टू नेशन थ्योरी के अनुसार हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग पीपल्स थे, जबकि कांग्रेस इस थ्योरी और सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड का विरोध करती थी। राजनीतिक डेवलपमेंट्स ने अंततः डिवीजन का रास्ता बनाया। पार्टीशन का प्रिंसिपल रिलीजियस मेजॉरिटीज पर आधारित था। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान में और बाकी इंडिया में। पर यह सिंपल फॉर्मूला नहीं था। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज एक सिंगल कॉन्टिन्यूअस बेल्ट में नहीं थे। वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉन्सेंट्रेशंस अलग थे। इसलिए पाकिस्तान के वेस्ट और ईस्ट विंग्स इंडियन टेरिटरी के लंबे विस्तार से सेपरेटेड थे। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि हर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता था। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के नेता खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, टू नेशन थ्योरी के विरोधी थे। फिर भी उनकी आवाज को स्वीकार नहीं किया गया और प्रोविंस पाकिस्तान में चला गया। पंजाब और बंगाल में भी डिफिकल्टी थी। ये प्रोविंसेस मुस्लिम मेजॉरिटी थे, लेकिन इनके बड़े क्षेत्रों में नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। अंततः दोनों को डिस्ट्रिक्ट या उससे लोअर लेवल की रिलीजियस मेजॉरिटी के आधार पर डिवाइड किया गया। बॉर्डर तय होने में डिले हुआ, इसलिए कई लोगों को इंडिपेंडेंस डे पर भी पता नहीं था कि वे किस देश में हैं। सबसे पेनफुल इश्यू माइनॉरिटीज का था। पाकिस्तान बनने वाले क्षेत्रों में हिंदूज और सिख्स तथा इंडिया के पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स अपने ही एंसेस्ट्रल होम्स में ट्रैप्ड हो गए। वायलेंस रैपिडली फैल गई और कम्युनिटीज को कई बार कुछ घंटों के नोटिस पर घर छोड़ने पड़े। यह केवल राजनीतिक बाउंड्री नहीं,
ह्यूमन कैटास्ट्रोफी थी। पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस याद रखिए, लार्ज स्केल किलिंग्स, अट्रॉसिटीज, फोर्स्ड माइग्रेशन, रेफ्यूजी कैंप्स, सेपरेटेड फैमिलीज और महिलाओं के विरुद्ध भयानक वायलेंस। लोग पैदल या अलग अलग साधनों से बॉर्डर पार करते थे और रास्ते में अटैक्स का सामना करते थे। चैप्टर इसे डिवीजन ऑफ हार्ट्स कहे जाने वाले अनुभव के रूप में भी दिखाता है। एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन भी कर लें, पार्टीशन केवल प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का डिवीजन नहीं था। फाइनेंशियल एसेट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रेलवेज और छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें तक डिवाइड हुई। लेकिन सबसे गहरा डिवीजन उन नेबर्स और कम्युनिटीज का था जो सेंचुरीज से साथ रहते आए थे। चैप्टर के अनुसार लगभग 80 लाख लोगों को नए बॉर्डर के पार माइग्रेट करना पड़ा और पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में 5 से 10 लाख लोग मारे गए। एग्जाम में इन फैक्ट्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखिए। वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट ने रिहेबिलिटेशन को अर्जेंट बनाया और सेक्युलर इंडिया की फाउंडेशनल आइडिया को भी टेस्ट किया। अब लाइकली क्वेश्चन, पार्टीशन के बाद क्या इंडिया ऑटोमेटिकली हिंदू नेशन बन गया? चैप्टर का आंसर है नहीं। नेशनल मूवमेंट के अधिकांश लीडर्स मानते थे कि सिटीजनशिप रिलीजन पर डिपेंड नहीं कर सकती। सभी रिलीजन्स के सिटीजन्स इक्वल होने चाहिए। यही सेक्युलर नेशन का आइडियल था, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किया गया। महात्मा गांधी का रोल भी इसी कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 को वे सेलिब्रेशंस में शामिल नहीं हुए। वे कोलकाता में कम्युनल वायलेंस के बीच शांति के लिए काम कर रहे थे। बाद में दिल्ली में मुस्लिम्स को डिग्निटी और इक्वल सिटीजनशिप दिलाने के लिए उन्होंने फास्ट किया। उनका अप्रोच अहिंसा, टॉलरेंस और जस्टिस पर आधारित था। और नेहरू का सेक्युलरिज्म केवल एथिकल या सेंटिमेंटल चॉइस नहीं था, प्रैक्टिकल रीजन भी था। इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन थी। अगर उन्हें सिक्योरिटी और सिटीजनशिप राइट्स न मिलते तो कॉन्फ्लिक्ट पूरे राजनीतिक सिस्टम को डैमेज कर सकता था। इसलिए सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी और राजनीतिक स्टेबिलिटी दोनों के लिए जरूरी था। अब आते हैं प्रिंसली स्टेट्स पर। ब्रिटिश इंडिया में डायरेक्टली रूल्ड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के अलावा प्रिंसेस द्वारा रूल्ड स्टेट्स भी थीं। ब्रिटिश पैरामाउंसी समाप्त होने पर 565 प्रिंसली स्टेट्स लीगली इंडिपेंडेंट हो सकती थीं। उन्हें इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करने या इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन दिया गया। इससे यूनाइटेड इंडिया के सामने सीरियस टेरिटोरियल थ्रेट खड़ा हुआ। कुछ रूलर्स ने इंडिपेंडेंस की इच्छा जताई। त्रावणकोर, हैदराबाद और भोपाल जैसे एग्जाम्पल्स चैप्टर में आते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ टेरिटरी की नहीं थी। कई प्रिंसली स्टेट्स में रूलर्स डेमोक्रेटिक राइट्स देने के लिए तैयार नहीं थे। यानी इंटीग्रेशन का टास्क यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और डेमोक्रेसी तीनों से जुड़ा हुआ था। सरदार पटेल, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, ने रूलर्स से फर्म लेकिन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की। गवर्नमेंट का अप्रोच 3 बातों पर आधारित था: लोगों की इंडिया में शामिल होने की इच्छा, कुछ रीजन्स को ऑटोनॉमी देने में फ्लेक्सिबिलिटी और पार्टीशन के बाद टेरिटोरियल कंसोलिडेशन की सुप्रीम इंपॉर्टेंस। मोस्ट रूलर्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिससे उनके स्टेट्स इंडियन यूनियन का हिस्सा बने। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर के केसेस अधिक डिफिकल्ट थे। जूनागढ़ में प्लेबिसाइड ने पीपल की इंडिया के साथ जाने की इच्छा कंफर्म की। हैदराबाद और मणिपुर चैप्टर में विशेष रूप से एक्सप्लेन किए गए हैं। हैदराबाद का निजाम इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था और इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में गया। मीनवाइल पीपल्स मूवमेंट, खासकर तेलंगाना पेजेंट्री का मूवमेंट, निजाम के ऑपरेसिव रूल के विरुद्ध बढ़ा। रजकर्स ने वायलेंस की। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी एक्शन के बाद निजाम सरेंडर्ड और हैदराबाद इंडिया में एसेड हुआ। मणिपुर में महाराजा बोधाचंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इंटरनल ऑटोनॉमी का अश्योरेंस मिला। पब्लिक प्रेशर के बाद जून 1948 में चुनाव हुए और मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। यह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर चुनाव कराने वाला इंडिया का पहला हिस्सा था। बाद में सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ। इंटीग्रेशन के बाद भी नेशन बिल्डिंग खत्म नहीं हुई। अब इंटरनल बाउंड्रीज रीड्रॉ करनी थी। कॉलोनियल बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या प्रिंसली टेरिटरीज पर आधारित थी। नेशनल मूवमेंट ने लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल का प्रॉमिस किया था, लेकिन पार्टीशन की फ्रेश मेमोरी और डिसइंटीग्रेशन के फियर के कारण लीडरशिप ने शुरुआत में लिंग्विस्टिक स्टेट्स को पोस्टपोन किया। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में विशालना मूवमेंट ने सेपरेट आंध्रा की डिमांड उठाई। पोटी श्रीरामुलु ने इनडेफिनेट फास्ट किया और 56 डेज बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अनरेस्ट और प्रोटेस्ट बढ़े।
अंततः दिसंबर 1952 में सेपरेट आंध्र स्टेट की फॉर्मेशन अनाउंस हुई। यही लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिसाइसिव शुरुआत बनी। आंध्र के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया। कमीशन ने रिकमेंड किया कि स्टेट बाउंड्रीज डिफरेंट लैंग्वेजेस की बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट करें। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। ये डाइवर्सिटी को एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन देने का बड़ा कदम था। सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये रहा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने इंडिया को तोड़ा नहीं, बल्कि नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन की। रीजनल एस्पिरेशंस को डेमोक्रेटिक तरीके से अकोमोडेट करने पर सेपरेटिस्ट प्रेशर कम हुआ। डेमोक्रेसी का अर्थ केवल चुनाव या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, डिफरेंसेस, प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज और अलग वेज ऑफ लाइफ को रिकॉग्नाइज करना भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बाद में महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में हुए। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन से 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग हुए। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड 1963, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में स्टेट्स बने। बाद में रीजनल कल्चर और डेवलपमेंट इम्बैलेंस के आधार पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बने। एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करें। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज ही हमेशा स्टेट फॉर्मेशन का एकमात्र बेसिस रही। लेटर डिमांड्स रीजनल कल्चर, सब रीजनल आइडेंटिटी और रीजनल इम्बैलेंस पर भी आधारित थी। इसलिए आंसर में लिखिए कि रीऑर्गेनाइजेशन ने डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक कंसिडरेशंस भी समय के साथ जुड़ते गए। अब एग्जाम स्ट्रैटेजी। अगर 3 चैलेंजेस पूछे जाएं तो क्रम याद रखें। यूनिटी अमिडस्ट डाइवर्सिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट विद इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर पार्टीशन पूछा जाए तो 2 नेशन थियरी, रिलीजियस मेजॉरिटी प्रिंसिपल, पंजाब बंगाल डिवीजन, डिस्प्लेसमेंट, वायलेंस और सेक्युलरिज्म का प्रश्न अवश्य जोड़िए। प्रिंसली स्टेट्स के आंसर में 565 स्टेट्स, लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी, रूलर्स का इंडिपेंडेंट ऑप्शन, सरदार पटेल की डिप्लोमेसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और हैदराबाद तथा मणिपुर के एग्जाम्पल्स लिखिए। रीऑर्गेनाइजेशन के आंसर में लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस, आंध्रा, पोटी श्रीरामुलु, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और 1956 एक्ट को लॉजिकल सीक्वेंस में रखिए। एक हायर ऑर्डर कंक्लूजन में तैयार रखे ऐसा ये शौर आ जाए शौर ये इंडिया ने यूनिटी को यूनिफॉर्मिटी के रूप में नहीं समझा। नेशनल इंटीग्रेशन का रास्ता रीजनल आइडेंटिटीज को सप्रेस करना नहीं, बल्कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में अकोमोडेट करना था। यही कारण है कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन प्रारंभिक फियर्स के विपरीत नेशनल यूनिटी को मजबूत कर सकी। तो आज का फाइनल रिकैप। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और पार्टीशन के ट्रॉमा के साथ आई। नेशन बिल्डिंग की पहली परीक्षा यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ, सेक्युलर सिटीजनशिप का आइडियल अपनाया गया और लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाकर डाइवर्सिटी को डेमोक्रेटिक रिकॉग्निशन मिला। साथ ही डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट आगे की बड़ी चुनौतियां बने। बिल्कुल, याद रखिए, ये चैप्टर डेट्स याद करने से ज्यादा राजनीतिक चॉइसेस समझने का चैप्टर है। इंडिया ने क्राइसिस के बीच यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और वेलफेयर के गोल्स को साथ रखने की कोशिश की। अपने आंसर्स में घटना, कारण, कॉन्सिक्वेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल, इन चारों को जोड़ेंगे तो रिस्पॉन्स ज्यादा एनालिटिकल बनेगा। और इसी नोट पर आज का एपिसोड खत्म करते हैं। अगली बार जब आप इंडिया का राजनीतिक मैप देखें तो उसमें सिर्फ बाउंड्रीज नहीं, बल्कि पार्टीशन, प्रिंसली इंटीग्रेशन, लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस और डेमोक्रेटिक अकोमोडेशन की पूरी कहानी देखिए। पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते रहिए और एग्जाम में अपने आंसर्स को एविडेंस के साथ लिखिए।